हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश वार्षिकी करंट अफेयर पढ़ेंगे। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, जिसका भी रिसेंटली यूपी का कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें पिछले अक्टूबर 2024 से और जुलाई अभी का जितना भी करंट अफेयर रहा है तो 10 मार्च का पूरा करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पहले क्वेश्चन से। भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के लिए निम्न में से किस शहर को एनसीआर सहित 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है? तो अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है, भारत सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 आई है 2025 में। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में कुल 78 पुरस्कार दिए गए हैं। काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें से ही 3 से 10 लाख की श्रेणी जो आबादी वाला शहर है, इसमें जो पहला गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा को दिया गया है। अब इसके विषय में पूरा डिटेल देख लेंगे। यह पुरस्कार 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये वितरित किया गया। जितना ये जो पुरस्कार है, इसका मंत्रालय की बात की जाए तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये स्वच्छता रिपोर्ट वाला। फिर इसकी अगर थीम की बात की जाए तो कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल, ये इसकी थीम रही थी। अब इसमें कैटेगरीज वाइज जो मुख्य रूप से हैं उनको देख लेंगे। तो इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाली जो शहर थे, तो उनमें पहला स्थान इंदौर को लगातार पिछले 8 से 10 वर्षों में पहला ही स्थान मिल रहा है। फिर सूरत है और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। 3 से 10 लाख वाली श्रेणी का यदि बात की जाए, जो ऊपर क्वेश्चन में था, पहला स्थान है नोएडा, दूसरा है चंडीगढ़ और तीसरा है मैसूर। और इसमें जो 10वें नंबर पर है तो यूपी का मुरादाबाद भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे राष्ट्रपति, अब इसमें कुछ स्वच्छता के हिसाब से राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता भी हैं कुछ, इसमें से देखेंगे जो 10 लाख से अधिक श्रेणी वाली आबादी में आते हैं। इसमें से पहला स्थान अहमदाबाद को है, फिर भोपाल को है, और इसी में तीसरा स्थान मिला है ये लखनऊ को मिला है। इसमें स्वच्छ शहरों की श्रेणी में मिनिस्ट्रियल अवार्ड की बात की जाए तो स्वच्छ महाकुंभ 2025 विशेष पहल जो पहचान के लिए मिला है, और जबलपुर मध्य प्रदेश को मिला है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को मिला है। इसकी कैटेगरी देख लेंगे, सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार। किससे? सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार। फिर सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना को मिला है। फिर ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश को स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित या प्रमाणित किया गया है। इसमें ये किसमें है? इस कैटेगरी में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता 10 लाख से अधिक आबादी वाले में ये सारी चीजें हैं। ये है, इसमें तीनों है, इसमें से लखनऊ वाला आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति पुरस्कार में ही स्वच्छ शहरों की श्रेणी में मिनिस्ट्रियल अवार्ड जो दिए गए हैं ये 5 हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्वच्छ शहरों में भी कैटेगरी में अवार्ड जो दिया गया है। तो इसमें ग्वालियर है एमपी का, आगरा है इसमें दूसरे नंबर पर जब पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वच्छ शहर इस कैटेगरी में। और ये लाल कुआं मिला है, ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये है 3, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियर कॉलेज रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में ये संबंधित जो शहर है, इनके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम में संशोधन किया गया है। तो ऐसे 5 हैं, 5 नामों में संशोधन किया गया है। देखेंगे कौन कौन से 5 जिले हैं। ये वाला हो गया मिर्जापुर वाला सम्राट अशोक के नाम पर है, और भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि प्रतापगढ़ में है। और जैसे अभी तक क्या नाम था कि मिर्जापुर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, तो उसी को ही नाम संशोधित करके ऐड कर दिया गया है। जो बस्ती वाला है इसके नाम में आया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। और जो गोंडा में है ये है माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। मैनपुरी में अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। और ये 5 है, आप पांचों को याद रखेंगे, कौन सा एक पूछ ले या मिलान के फॉर्म में पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए पीएम मोदी द्वारा किस एआई चैटबॉट का अनावरण किया गया था? तो ये महाकुंभ मेला का आयोजन के दौरान 11 भाषाओं में ये एक ऐप जो चैटबॉट है इसका शुभारंभ किया गया था, मतलब अनावरण किया गया था। इसका नाम था कुंभ सहायक। सहायक में ये एआई है,
है सहायक और AI को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और ये कितनी भाषाओं में सक्षम था अनुवाद करने में, तो ये 11 भाषाओं में था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया गया था। ये कथन सही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ प्रयागराज में मेले का आयोजन किया गया था। अगला कथन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव की स्थापना करके महाकुंभ में भारत की विरासत को प्रदर्शित किया था। तो ये भी सही है। ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में ही कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव की स्थापना करके महाकुंभ में भारत की विरासत को प्रदर्शित किया गया था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन सही दिए हुए। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, गोरखपुर। गोरखपुर में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित होने वाला है। अपशिष्ट मतलब जो गीला या सूखा कचरा होता है उससे CNG गैस बनाना, बायोगैस बनाना, तो उससे संबंधित है। कहाँ पर? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कथन पढ़ेंगे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई। तो ये कथन सही दिया हुआ है कि इनकी जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री, ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती 25 दिसंबर को ये 2024 में मनाई गई थी। इस दौरान लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ये भी सही है। इस दौरान अटल महाकुंभ, युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तीसरा कथन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से वर्ष 2010 में सम्मानित किया गया था। तो ये कथन गलत दिया हुआ है क्योंकि इनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछेगा तो पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में अपनी खरीद प्रक्रिया को जैम के साथ पूरी तरह एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये जैम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन, ये जो कॉमर्शियल वेबसाइट हैं जो मार्केटिंग वाली है, तो ये सरकार द्वारा बनाई गई है। सरकार के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ पूरी तरह एकीकृत करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। इसमें सरकारी जो उपक्रम होते हैं, इनको वस्तुओं या सेवाओं की खरीद सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से सरकार जो प्रोडक्ट खरीदना चाहती है किसी भी संस्था के लिए, कुर्सी है, मेज है, कंप्यूटर है, कुछ भी लेना चाहती है, तो वो अपना प्रोडक्ट यहाँ से परचेज कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निधि तिवारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निधि तिवारी इनको किया गया। इनका संबंध यूपी के वाराणसी से है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? ईस्मा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए हाल ही में आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा कथन है, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ईस्मा का पूरा नाम है। तो ईस्मा क्या है? इसका पूरा नाम सही है, ये आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है और आया कब था? 1968 में। और ये इसमें अभी हाल ही में महाकुंभ के दौरान ही इसमें संशोधन किया गया था कि जैसे, अच्छा ये अधिनियम होता क्या है, ये किससे संबंधित है? तो जैसे सरकारी कोई भी जैसे सरकारी संबंधित जैसे सेवा है, स्वास्थ्य विभाग है, परीक्षा कह रहे हैं, ये स्कूल विभाग है या खाद्य विभाग है, मतलब जो भी सरकारी संस्था है, चिकित्सक है, जैसे ये लोग धरने पे उतर आते हैं किसी अपनी मांग को पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या करता है, उस पर बिना वारंट, पुलिस के बिना वारंट के इनको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी इसमें 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था महाकुंभ प्रयागराज में जो हुआ था, तो उससे ही संबंधित है। तभी इसमें संशोधन करके इसमें 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी इस एक्ट के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी है जो ये धरना प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकता है, उससे संबंधित है ये ईस्मा। ठीक है, और ये 1968 में आया था। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही दिए हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और ये जो महिला आयोग है ये कब आया था? तो 2002 में आया था, लेकिन इसको वैधानिक या कानूनी रूप से मान्यता 2004 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट कहाँ पर बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ स्नान घाट। तो ये बनाया जा रहा है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? अयोध्या में, सरयू घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन लखनऊ शहर में किया गया था। तो ये कथन सही दिया हुआ है कि लखनऊ शहर में ही ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। तो ये कथन सही है। फिर अगला है सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मल्टीपर्पस मिसाइल है जो समुद्र, जमीन, समुद्र और हवा से मार कर सकती है। तो ये भी सही है। और इस मिसाइल का नाम भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मोस्कावा नदी है उससे लिया गया है, ब्रह्मोस। तो ऐसे याद रखेंगे, ये किससे ली गई है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा, ब्रह्मोस। तो ये तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त तीनों कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? तो एक जिला एक उत्पाद जो योजना है ये सरकार, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की ही नहीं है, ये काफ़ी सारे राज्यों में चलाई जा रही है। तो इसकी जो 24 जनवरी 2018 से इस योजना की शुरुआत हुई थी, एक जिला एक उत्पाद। और इसमें जो नए उत्पाद जोड़े गए हैं ये कितने जोड़े गए हैं? इसमें तो हर जिले को एक विशेष पहचान के लिए उस संबंधित जिले को एक उत्पाद से जोड़ा गया है। वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पर उसका प्रचार प्रसार या बेच खरीद सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 12 उत्पाद नए जोड़े गए हैं। ये संबंधित जो 12 प्रोडक्ट जोड़े गए हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देश की पहली नाइट सफारी कुकरैल नाइट सफारी लखनऊ में शुरू की जा रही है। तो देश की पहली ये नाइट सफारी है जो कि कुकरैल लखनऊ में शुरू की जा रही है। और इसका उद्देश्य पर्यटक आकर्षण, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने व हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो ये देश की पहली नाइट सफारी होने वाली है। इसका उद्देश्य पर्यटक आकर्षण, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना सिंगापुर के प्रसिद्ध मंडई नाइट सफारी से प्रेरित है। तो ये भी कथन सही है। ये जो परियोजना है ये सिंगापुर के प्रसिद्ध मंडई नाइट सफारी पार्क से प्रेरित है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये भारत की पहली विस्टाडोम जंगल ट्रेन जो सफारी ट्रेन है लॉन्च की गई है। ट्रेन के आकार में ही होती है और ये ओपन रहती है, जिससे उस संबंधित जो हमारा रिजर्व एरिया है तो उसको उसको देखा जा सकता है, उसमें सफ़र किया जा सकता है, उसमें घूमा जा सकता है ट्रेन के माध्यम से। तो देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय रेलवे की एक नई इको पर्यटन पहल राज्य के समृद्ध और विविधतापूर्ण वन्य जीवों के लिए बहराइच जिले में जो कतरनिया घाट है वन्य जीव अभ्यारण्य को, ये कहाँ से? कतरनिया से दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर में स्थित है, तो उससे ही जोड़ेगी और ये वहीं पर ही विस्टाडोम की ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 15 से 24 फरवरी 2025 काशी तमिल संगमम 3.0 तीसरे संस्करण का आयोजन काशी वाराणसी में किया गया है। काशी वाराणसी में किया गया है। दूसरा कह रहा है, इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध का उत्सव मनाना और उसे मजबूत करना है। ये भी सही है। 15 से 24 फरवरी को काशी तमिल संगमम का तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? काशी वाराणसी में। इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध का उत्सव मनाना और उसे संबंध को मजबूत करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस ट्रायल का वैज्ञानिक निर्देशन किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT कानपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कासिम
कासिमपुर पावर हाउस जिसे कृत्रिम आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा किस जिले में स्थित है? कासिमपुर पावर हाउस जिसे कृत्रिम आर्द्र भूमि, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम मतलब बनाई हुई आर्द्र भूमि, मानव निर्मित ये आर्द्र भूमि रहेगी और ये किस जिले में है स्थित है? ये स्थित है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है गाजियाबाद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? गाजियाबाद। ग्रीन बॉन्ड विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। इसका उपयोग गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के विकास के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर कच्चे तेल का भंडार मिला है? कच्चे तेल का भंडार ये मिला है बलिया में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बलिया। बलिया याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 21 से 23 मार्च 2025 भारत नेपाल महोत्सव का आयोजन मथुरा वृंदावन में किया गया। अगला है, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्धित करना है। तो जो ये दोनों कथन दिए हुए, दोनों ही कथन सही है। जो भारत नेपाल साहित्य का महोत्सव का आयोजन है, ये मथुरा वृंदावन में किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्धित करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने शामिल है? टोटल 103 किए गए हैं और ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन जैसे आधुनिक सुविधाओं से ये लेस किए जाते हैं। तो जो यूपी के हैं इनको आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। यूपी के कितने हैं ऐसे स्टेशन? 19 है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार और किस संस्था के साथ मिलकर किसानों के लिए कृषि नवाचार से जुड़ी नई पहल यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का शुभारंभ किया है? यूपी सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक की संस्था के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा है और ये कार्य क्या करता है? संस्था विकासशील देशों को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण देता है और उनको तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन इसका किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। 26 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य किया गया था। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। जो एकेडमी है बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी और है कहाँ पर? लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप लखनऊ में 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। इसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 टूर्नामेंट बैडमिंटन का ये जो टूर्नामेंट था इसमें महिला और पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग में पीवी सिंधु हैं और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन है। और महिला युगल जोड़ी की बात की जाए तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ये महिला युगल में ये खिताब जीता है। आयोजन इसका लखनऊ में किया गया था। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट अलंकार सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से संबंधित बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बेहतर सुविधा से लैस करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे और सुविधा मानदंडों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। इनके अनुसार से क्या उस सरकारी विद्यालयों को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए उसमें कौन कौन से ऐसे बुनियादी ढांचे शामिल हैं, वो 35 हैं। इसके मानदंडों के आधार पर इसका विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में अयोध्या और काशी की तर्ज पर तामेश्वर धाम कॉरिडोर को विकसित करने की घोषणा की गई है। ये जो कॉरिडोर है ये है कहाँ पर, स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है संत कबीर नगर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत दिया हुआ है?
मार्च 2025 में जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन गाजियाबाद में संपन्न हुआ। ये कथन सही है। जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन गाजियाबाद में हुआ था। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो सेंटर है, केंद्र है, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, गाजियाबाद द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी सही है। फिर इस कार्यक्रम में देश भर के चैंपियन किसानों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही है, पूछ रहा है गलत, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। 31 मई 2025 को रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। ये कथन सही दिया हुआ है। इनका संबंध मराठा साम्राज्य से है तथा महान समाज सुधारिका भी थी। ये भी कथन सही दिया हुआ है। प्रसिद्ध विश्व काशी मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, ये अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। तो ये भी सही है। जो काशी में ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद औरंगजेब द्वारा तुड़वाया गया और फिर कई शासकों ने, मुगल शासकों ने तुड़वाया और उसके बाद फिर से इसका पुनर्निर्माण था, या अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। तो इसमें कौन सा कथन, उपरोक्त तीनों कथन ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, यूपी कैबिनेट के पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं की नियुक्ति के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यूपी के अभी हाल ही में डीजीपी का बदलाव हुआ है। पहले कौन थे, प्रशांत कुमार थे। वर्तमान में अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है राजीव कृष्णा, जो कि वर्तमान में यूपी के डीजीपी है। और इसमें सेवानिवृत्त उच्च, मतलब जो रिटायर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व वाली एक समिति होती है, इनके द्वारा ये इस जो कमेटी के द्वारा ही डीजीपी का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B नीति 2025 को हाल ही में मंजूरी मिली है। और ये कथन है, कारण है इसका, इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने जाने वालों को ठहरने की बेहतर सुविधा प्रदान करना है। तो ये इसका कारण है। तो ये इसका कारण भी सही हुआ है, सही दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025 को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका सही हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण आर इसकी व्याख्या करता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका कथन सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखेंगे, ये नीति है B&B, तो धार्मिक और पर्यटन स्थलों में कोई भी व्यक्ति अपने 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होम स्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने घर में 1 से 6 तक कमरों की सुविधा है, तो वो होम स्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। वहाँ पर जो आने वाले संबंधित पर्यटक रहते हैं उनको रुकने के लिए व्यवस्था से संबंधित। इसके तहत अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। कोई भी पर्यटक जो रहेगा वो लगातार 7 दिन तक इस सुविधा का लाभ उठाते हुए यहाँ पर ठहर सकता है। इससे अधिक ठहरने की स्थिति में इसकी रिन्यूअल की भी व्यवस्था होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे इकाई के लिए 500 से 750 रुपये तक का नाम मात्र शुल्क दिया जाएगा और वहीं शहरी या सिल्वर श्रेणी के जो होम स्टे हैं यहाँ पर 2000 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। जैसे अभी कोई पर्यटक आते हैं तो महंगे महंगे होटल्स में रुकते हैं, तो उसी प्रकार ये सरकार द्वारा, वो तो प्राइवेट होटल है, ये सरकार द्वारा होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के अंतर्गत ये आने वाले पर्यटकों को ये सुविधा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन लखनऊ में किया गया और किसके द्वारा किया गया। ये किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके जीवन पर आधारित है, तो ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक की बात की जाए तो ये तीनों हैं संयुक्त रूप से, विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जा रही है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो इसके जो लेखक हैं ये शांतनु गुप्ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शांतनु गुप्ता। और इनकी एक और भी अन्य भी पुस्तकें हैं, इनका संबंध बरेली से है और ये द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, और दूसरी पुस्तक है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। तो ये इनकी और भी अन्य पुस्तकें हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर परिवर्तित किया गया है। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैनपुरी का था और वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। जब पांचों के नाम जो बताए थे संशोधन किए गए इंजीनियरिंग कॉलेज के,
तो ये मेडिकल कॉलेज है औरैया राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम अहिल्याबाई लोक माता अहिल्याबाई होलकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किया गया ग्रामीण शासन और सेवा वितरण हेतु उत्तर प्रदेश ग्राम सचिवालय मॉडल क्या है? तो ये ऑप्टिकल फायर वाईफाई सुविधा से ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा देने से संबंधित है, उत्तर प्रदेश ग्राम सचिवालय मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो ऐसे गांव है जहां पर ये इन सब चीज़ों की वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहीं पर ही उत्तर प्रदेश ग्राम सचिवालय मॉडल है, वहां पर ये सुविधा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध या झील उत्तर प्रदेश के पर्यावरण पर्यटन विकास योजना में शामिल नहीं है? तो जो शामिल है नीचे दी गई हैं, टोटल 7 है जो इस परियोजना में शामिल है पर्यावरण पर्यटन विकास योजना में। जिसमें शामिल नहीं है ये माता टीला बांध जो कि ललितपुर में स्थित है, ये इस परियोजना में शामिल नहीं है। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थलों के रूप में इसमें विकसित किया जाएगा, जिसमें से 7 प्रमुख डैम है जो संबंधित है। ये याद रख लेंगे, हो सकता है ये यूपी जी के जो पूछा जाता है उसमें भी पूछा जा सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 जगहों पर सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित जो पहला सीड पार्क है ये लखनऊ में किस नाम पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में प्रस्तावित सोबती फर्म द्वारा नीलामी के बाद से चर्चा में रहा ये बौद्ध स्थल पिपरवा स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्तूप है ये स्थित है आपका सिद्धार्थ नगर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर में ये जो स्तूप है ये स्थित है। संबंधित किससे है? ये बौद्ध स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ये राइज ऐप है, ये इसका संबंध किससे है? राइज ऐप इसका संबंध है नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाना। राइज का पूरा नाम है रैपिड इम्यूलाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट मार्च 2025। यह एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जो मार्च 2025 में ही लॉन्च किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन द्वारा नोएडा हवाई अड्डे के पास स्थापित किए जा रहे रखरखाव मरम्मत ओवरऑल सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 विमानों का रखरखाव और उसकी मरम्मत करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 से 11 नवंबर 2024 लखनऊ में आयोजित बौद्ध सम्मेलन का विषय क्या है? तो ये इसको पाली साहित्य सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, पूछा भी जा सकता है पाली साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पर? लखनऊ में। और इसका विषय पूछा जा रहा है, इसका विषय संबंधित है पाली साहित्य और बौद्ध शांति पर इसका प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय मंत्र 52 फीट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसकी ऊंचाई चौड़ाई लंबाई पूरी की पूरी 52 फीट ये 3D महामृत्युंजय यंत्र है और ये स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? तो ये प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वां नंबर है, देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय ये स्थापित किया गया है वाराणसी जिले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका है। अगला है, निम्न कथन पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का आयोजन 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। तो ये कथन सही दिया हुआ है। 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये 2023 का जो आयोजन है ये 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। फिर है, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था। तो ये कथन गलत दिया हुआ है क्योंकि यूपी ने इसमें प्रथम नहीं, यहाँ पर इसमें दूसरा स्थान हासिल किया था। पहला जो था, पहला उड़ीसा था, उड़ीसा, दूसरा था यूपी और जो तीसरा था ये गुजरात और पुडुचेरी, पुडुचेरी संयुक्त रूप से था। ठीक है, तो पहला स्थान ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था यूपी में। पहला उड़ीसा, दूसरा यूपी, तीसरा गुजरात और संयुक्त रूप से पुडुचेरी। तो इसमें पहला कथन सही हो जाएगा क्योंकि ये वाला कथन सही दिया हुआ है, नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा की 128 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है 3 मई को। और इनका संबंध है, तो इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध हो जाएगा वाराणसी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 19 से 22 अप्रैल 2025 4 दिवसीय संसद खेल कुंभ महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। ये कथन सही दिया हुआ है। इसका उद्देश्य खेलो इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप युवाओं में खेल भावना, स्वस्थ जीवन शैली और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है। ये भी कथन सही है। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ कलारीपयट्टू, योगासन और मलखंब जैसे पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। ये भी कथन सही है। और इसमें विजेताओं को 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, तो ये भी कथन सही दिया गया है। चारों ही कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो डी राइट हो जाएगा क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में कहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्णानंद स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो संपूर्णानंद जो स्टेडियम है इसका उद्घाटन किया गया था वाराणसी जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली नई धनराशि क्या है? तो ये जो धनराशि है, पहले 51,000 रुपए की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई है। जो नई धनराशि है ये 1 लाख रुपए की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 से प्रत्येक लाभार्थी को इसमें 1 लाख रुपए की जो सहायता है ये 3 चरणों में दी जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कौन सा वाद्य यंत्र हाल ही में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त किया गया है? तो ये वाराणसी का तबला है। वाराणसी का तबला, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, तबला है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग के मामले में यूपी 77 जीआई टैग के साथ शीर्ष जो पहले स्थान पर है राज्य ये है। और जो अभी हाल ही में जीआई टैग ये दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेंगे। और वाराणसी के पास पूछा जाए यूपी में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो जीआई टैग 32 जीआई टैग हैं जो कि काशी वाराणसी के पास है। अगला क्वेश्चन है एशियन किंग वल्चर गिद्ध के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये गिद्ध संरक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोराइड संदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना अधिक पाया गया है? तो ये फ्लोराइड क्या होता है? इसमें पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है जिससे जो हड्डियों के लिए हानिकारक होता है। तो ये कहाँ पर पाया गया है आवश्यकता से अधिक? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये 5 शहर है जिनको यूनेस्को की अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों में शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 5 शहर है कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांचकला और आजमगढ़ का निजामाबाद जो शहर है इसको ब्लैक पॉटरी जो काली मिट्टी के बर्तन होते हैं उससे संबंधित है। और इसमें बुंदेलखंड की लोक कला एवं लोक साहित्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी शामिल किया गया है। तो ये और ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोइमा 2025 ये क्या है? तो ये काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड एमर्जिंग मार्केट अलायंस का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका उद्देश्य है, तो कोइमा जो सम्मेलन है इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। ठीक है, और जो इसका उद्देश्य था तो हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने पर बल दिया गया, उद्योगों को डिजिटलीकरण और नवाचार की प्रक्रिया को तेज करना और एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था कोइमा, तो इसका जो उद्देश्य है ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की साध्वी रिंभरा को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया? तो यूपी के 10 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिसमें इनका संबंध हो जाएगा
सामाजिक कार्यों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और जो संबंधित जो 10 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से पद्मश्री कैटेगरी, पद्म पुरस्कार 3 होते हैं ना, 3 कैटेगरी के। तो पद्म विभूषण, पद्म फिर भूषण, फिर तीसरे नंबर पर होता है पद्मश्री। तो ये 10 लोग हैं, इनका नाम देख लेंगे। कुल पुरस्कार जो 139 है, उसमें से अलग अलग कैटेगरी में जो दिए गए हैं वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया गया है? ये बजट पेश किया गया है 8.08 लाख करोड़ रुपए, 8.08 लाख करोड़ रुपए। पूरा अमाउंट याद रख सकते हैं आप, राउंड फिगर में पूछा जाता है तो ये याद रखेंगे। इसमें पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष जो 25-26 वर्तमान में है, पिछले वर्ष का जो बजट था, इस वर्ष जो वर्ष का बजट है, इसमें 9.8% की वृद्धि हुई है। ये याद रखेंगे पॉइंट। वर्ष 2025-26 में जो सर्वाधिक अनुदान दिया गया है फंड के लिए, तो ये 22% दिया गया है अनुदान फंड। किसके लिए? अवस्थापना बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22% योगदान है। फिर शिक्षा में 13 है, कृषि सेवाओं में 11% है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कितना बजट है? 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% है। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GSDP है, इसका कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये 2.97% अनुमानित है। पिछले वर्ष की अपेक्षा GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11.6% की वृद्धि हुई है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय बजट वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश औसत गन्ना उत्पादकता दर 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 85 हेक्टेयर प्रति टन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे, गन्ना उत्पादन में जो प्रथम है उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। वहीं दुग्ध उत्पादन में भी पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट कितना इसके लिए प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2045 करोड़ रुपए। ठीक है, इस योजना की शुरुआत भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मनरेगा योजना अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता प्रतिशत कितनी रही है? तो मनरेगा क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना है। इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2005 में की गई थी। ठीक है, इसमें महिलाओं की जो इस समय सहभागिता रही है, ये रही है 42%। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कितने खाते खुलवाने के साथ पहले स्थान पर है? तो ये 9.57 करोड़ खाते खुलवाने के साथ यूपी पहले स्थान पर है, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है। इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ों में जो यूपी है पहले स्थान पर रहा है, जैसे ये जो जनधन वाला है ये हो गया। ठीक है, इसकी शुरुआत भी आप याद रखेंगे, योजना कब शुरुआत की गई। फिर इसी तरह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसमें 5.13 स्वास्थ्य कार्ड बनाने के साथ ये पहले स्थान पर है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप इन दोनों को याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो योजनाओं के संवर्ष है ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गरीबी शून्य हेतु चलाया जा रहा जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा जाएगा। ये कथन सही दिया गया है। जो गरीबी शून्य योजना है, इसका जीरो पॉवर्टी अभियान का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा जाएगा। फिर है, गरीबी शून्य हेतु राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष के उद्देश्य से गरीबी मुक्त का लक्ष्य वर्ष जो है अक्टूबर 2025 रखा गया है। ये भी कथन सही है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है, और इसी उपलक्ष्य में ही ये नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गलत विचार इनमें कथन है, तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय वन्य जीव संस्थान के सर्वे के अनुसार यूपी में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक 2397 हो गई है। तो ये कथन सही दिया गया है। जो यूपी में गंगा डॉल्फिन की संख्या है ये सर्वाधिक है और पहले नंबर पे है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर संभवतः बिहार में है। फिर है, राज्य सरकार गंगा डॉल्फिन को 17 अक्टूबर 2023 को राज्य जलीय जीव घोषित किया था। तो ये भी सही है, राज्य सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को 17 अक्टूबर 2023 को से राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसका कथन सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ही दिए हुए कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत प्रदेश के कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? जैसे NCR में अभी तक 8 जिले थे यूपी के,
तो उसी तरह SCR कैपिटल, जो स्टेट की कैपिटल है लखनऊ, उसके आसपास के 6 शहरों को इसमें डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। SCR में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। वहीं NCR में 8 है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल है। नेक्स्ट है महाराजगंज स्थित रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ये रामग्राम जो है महाराजगंज में स्थित है और ये भगवान बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करना है। तो ये इससे संबंधित है। अभी पुरातात्विक उत्खनन का जब हुआ था तो ये चर्चा पे रहा था महाराजगंज का रामग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अत्याधुनिक बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा जो NH7 और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के पास होगा। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, जैसे बड़े बड़े हॉल के सामान होता है जिसमें सारे जो सामान रहते हैं इनको रखा जा सकता है। तो ये संबंधित ये किस हवाई अड्डे के पास होगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी के पास ये लॉजिस्टिक पार्क ये बनाए जाएंगे, जो कि जैसे समुद्र जलमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग के पास है, क्योंकि जैसे कोई भी सामान जो वायुयान नहीं, जो जहाज होता है उससे जो सारा सामान वगैरह आता है तो उनके पास ये MLP जो रहेगा, इसके साथ अपना जो भी कंटेनर है, कोई भी ऐसा सामान है जो वहाँ पर रखा जा सकता है। तो लॉजिस्टिक पार्क ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र की ये स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, आगरा। कहाँ पर, आगरा में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फ्रंट रनर श्रेणी में 7वां स्थान मिला है। तो ये कथन सही दिया हुआ है। जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इसमें 2025 में यूपी को फ्रंट रनर श्रेणी में 7वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में प्रदेश का स्कोर 45.9 है, जो पिछले 5 वर्षों की तुलना में बेहतर है। ये भी कथन सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पहले नंबर पे कौन सा है, उड़ीसा है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ है, गोवा है, फिर है झारखंड। ठीक है, और जो फ्रंट रनर की श्रेणी में यूपी को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए। तो एक्सियोम 4 मिशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला का संबंध यूपी के लखनऊ जिले से है और ये 18 दिवस की ये स्पेस की यात्रा पर गए थे। भारत के पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला लखनऊ से संबंधित है, जो कि 26 जून 2025 को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और ये वापस ये कब आए हैं, 15 जुलाई को आए हैं और ये कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर के तट पर उतरे हैं। और राकेश शर्मा जो थे 1984 में ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि सोवियत संघ के अंतरिक्ष पर गए थे। और ये भारत के पहले ISS पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इनके साथ 4 लोग गए थे, जैसे ये नाम दिए गए हैं, ये पायलट के रूप में गए थे। ये जो शुभांशु शुक्ला है, टिबोर कापी, शुभांशु शुक्ला, पैगी वेटसन, और ये जो पोलैंड के हैं स्लावोज उजांस्की, ये हंगरी के हैं, ये भारत के हैं और ये अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे आपातकाल के समय पर। तो ये है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेस की लंबाई 594 किलोमीटर है और ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है, जैसे ये देख लीजिए, ये पॉइंट है, ये जैसे कि 3.5 जो किलोमीटर लंबी जो हवाई पट्टी रहेगी, ये विशेषता इसके लिए है कि वायु आपातकाल के समय जो लड़ाकू विमान है इनको लैंडिंग कराया जा सकेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सारे कथन पढ़ेंगे पहले। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, ये कथन सही दिया हुआ है। और इस नीति का उद्देश्य सस्ती दर से विद्युत उपलब्ध कराना और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ये भी सही दिया हुआ है कथन। इस नीति के अनुसार वर्ष 2026-27 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 20,000 मेगावाट है, ये कथन गलत है, क्योंकि 20,000 न करके ये 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अनुसार अयोध्या पायलट मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के साथ अन्य 16 नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसमें कथन गलत जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन का लक्ष्य 22,000 मेगावाट है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से मर्ज कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक बैंक शामिल नहीं है? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से मर्ज किया गया, इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? ये 3 आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा बैंक को मर्ज कर दिया गया है, जिसमें से सहवर्ती बैंक शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो नवगठित बैंक का जो मुख्यालय रहेगा ये लखनऊ में रहेगा। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की थी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। क्षेत्रीय परिषद अच्छा क्या होता है? भारत में कुल जो क्षेत्रीय परिषद है ये 6 क्षेत्रीय परिषद है, जिसका जो केंद्रीय अध्यक्ष होता है ये सभी क्षेत्रीय परिषदों का ये गृह मंत्री होता है। इसमें से 5 क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन था ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसके अतिरिक्त एक और बाद में जो गठन किया गया 1971 में, ये अलग जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिषद है इसका गठन किया गया। पहले 5 बाद में 1, ठीक है। और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, तो इसमें कौन कौन से जो राज्य आते हैं मध्य वाले में, ये 5 6 हैं, टोटल 6 हैं। तो इसमें से जो मध्य है जिसमें यूपी आता है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यहाँ पर की गई थी वाराणसी में। तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे याद रखेंगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसमें उत्तर प्रदेश आता है और इसकी बैठक की थी वाराणसी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वीर रथ पार्क 22 एकड़ में बनाया जाएगा। तो ये सही है, ग्रेटर नोएडा में वीर रथ पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 32 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि व भारतीय सेना के शौर्य को भी प्रदर्शित करना है। तो ये भी ऑप्शन सही है। आप ये याद रखेंगे कहाँ पर बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में। तो दोनों ही कथन इसके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया। तो ये कथन सही दिया हुआ है। 7 मार्च 2025 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की 114वीं जयंती पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी कथन सही है। यह पुरस्कार कथाकार और कवि को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है यूनेस्को द्वारा चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को अपनी संभावित विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। फिर दूसरा है सलखन जीवाश्म पार्क में स्टोमेलाइट्स को संरक्षित किया गया है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल द्वारा निर्मित विश्व स्तर पर ये दुर्लभ संरचनाएं है। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। जो सलखान जीवाश्म पार्क है यहाँ पर बहुत ही प्राचीन समय के हरे नीले शैवाल की ये दुर्लभ विश्व स्तरीय संरचनाएं पाई गई हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। लेकिन ये जो पाई गई है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नहीं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ये सोनभद्र में ही ये सलखान जीवाश्म पार्क है। तो ऑप्शन नंबर ये है ये गलत हो जाएगा। केवल इसमें जो कथन है ये 2 सही रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? सलखान जीवाश्म पार्क सोनभद्र में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दूसरा है यह इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर की रहने वाली है। और अगला है 4 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट तक जाता है। इटावा से चित्रकूट ये 7 जिलों को जोड़ता है। ये कथन सही दिया गया है, वैसे ये भी सही है। तो 7 जिले हैं इसमें, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा है। और इसमें पूछा कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं दिया हुआ है, बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। फिर अगला कथन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे बाराबंकी से बहराइच IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी है, इस पर आधारित का उपयोग करके बनाया जाएगा। तो ये सही है। उत्तर प्रदेश का जो पहला डिजिटल हाईवे पार्क रहेगा, हाईवे, तो ये बाराबंकी से बहराइच बनाया जाएगा। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 101 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। ये लंबाई जो रहेगी इसकी 101 किलोमीटर की रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी को आयोजित किया था? तो ये जो राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने कहाँ पर किया था? ये किया था आपका नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया था। हाथ से बनी हुई चीज़ों का प्रदर्शन, देश विदेश से लोग आए और
अपना जो खरीदना है, जैसे ये सारी चीज़ें इससे संबंधित थी। फिर 30 जून 2025 को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आपको पता होगा, यदि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये स्थित है बरेली में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ही ये दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बरेली। और इसी दौरान ही ये इसके बाद बरेली के बाद ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स कहा जाता है, दीक्षांत समारोह का आयोजन यहाँ पर किया था, एम्स गोरखपुर में, यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। फिर विश्व के पहले आयुष जो विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन गया है, तो इसका उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया था। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। और ये याद और ये इससे संबंधित नहीं है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये याद रखेंगे गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बना हुआ है? गोरखपुर में। तो इसके साथ ही आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। बायोप्लास्टिक पार्क ये कहाँ पर है? बायोप्लास्टिक पार्क तो लखीमपुर खीरी में है। अरोमा पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कन्नौज में है। टेक्सटाइल मशीन पार्क ये देश का पहला मशीन पार्क जो है, ये है कानपुर देहात में। फिर इसमें है निजी टेक्सटाइल पार्क, तो ये निजी टेक्सटाइल पार्क जो है ये शामली में बनाया हुआ है, मतलब बनाया नहीं हुआ है, बनने का प्रस्ताव है। तो ये मिलान के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2025 को कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हर बार ग्रेटर नोएडा में ही आयोजित किया जाता है। ये तीसरा संस्करण है इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन, व्यापार शो का आयोजन। तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन के तहत राज्य में रीन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरण ऊर्जा 20,000 मेगावाट का उत्पादन लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? कि 20,000 मेगावाट उत्पादन का ये लक्ष्य जो रखा गया है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के तहत, ये रखा गया है यूपी सरकार द्वारा 2027 तक, यही 2070 तक रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, 2027 यूपी सरकार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जो नवीनीकरण ऊर्जा है ये इसके विषय में लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है, इससे संबंधित आप फैक्ट ये देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय है ये हमीरपुर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय ये 12 से 14 जुलाई को ये आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था लखनऊ में। आम महोत्सव, लखनऊ का मलिहाबाद प्रसिद्ध है इसके लिए, आम के लिए। तो यहीं पर ही ये आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। इसमें 1000 से अधिक वैरायटियाँ आम की आई थी, और 600 से अधिक तो सिर्फ लखनऊ ही की थी। तो याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन है, उत्तर प्रदेश में नदी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए ड्रोन और लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कारण है, ये तकनीकी प्रदूषण फैलाने वाले को और स्थानों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी सही है। ये जो लिडार है ये जो ऐसे हैं प्रदूषण फैलाने वाले और स्थानों की पहचान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है, ये लिडार है, इसी तकनीकी पर बेस्ड है जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो कथन भी सही है, और इसका कारण जो सही है ये भी सही दिया हुआ है। तो कथन सही है और कारण इसकी कथन की ही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया है, तो इसमें ही ये पहल की गई थी, और इसी के दौरान एक पेड़ माँ के नाम लगाने की भी पहल की गई थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता देने हेतु धनराशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन विचार करना है? ठीक है, तो 25,000 रुपये, ये पहले 15,000 धनराशि दी जाती थी कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत, तो अब उसको बढ़ाकर कितना 25,000 कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है, 25 अक्टूबर 2019 को ही की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कथन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी प्रवीण पटेल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है किससे है? पैरा एथलेटिक्स के से है, भाला फेंक से है, हॉकी से है, या निशानेबाजी से? तो ये उत्तर प्रदेश के
गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और जो इनका संबंध अगर खेल पूछा जाए तो खेल पूछा होगा तो ये पैरा एथलेटिक्स गेम से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स। और साथ में ही 4 जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिए गए हैं, डी गुकेश शतरंज से संबंधित है तमिलनाडु। और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है पंजाब। मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित है, हरियाणा से है। प्रवीण जो कुमार है ये यूपी के पैरा एथलेटिक्स है और इनका संबंध गाजियाबाद नहीं सॉरी गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनका शहर भी पूछ लिया जाता है। फिर अगला है वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो 6 ऐसे खिलाड़ी थे यूपी के जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ऑल ओवर 32 खिलाड़ी थे। इनमें से आप नाम देख लेंगे, उनका संबंधित शहर देख लेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। अनु मलिक भाला फेंक से संबंधित है, मेरठ। प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स संबंधित है, मेरठ। सिमरन शर्मा ये पैरा एथलेटिक्स हैं और ये गाजियाबाद से संबंधित है। वंतिका अग्रवाल शतरंज खिलाड़ी हैं, नोएडा से संबंधित है। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स ये इटावा से संबंधित है। और अभय सिंह स्क्वैश ये बरेली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहां पर पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन ये प्रयागराज नैनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पर किया है? तो गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर जिले में ही हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस स्थान से पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है कुशीनगर जिले में। और पहली बार किया है इसरो ने किस स्थान से किया है? तो कुशीनगर स्थान से पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका वर्ष पूछा जाता है 1969 15 अगस्त 1969 हो जाएगा। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इनके अध्यक्ष की वर्तमान में नियुक्ति हुई है, याद रखेंगे, डॉक्टर वी नारायणन है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में गंगा नदी के किनारे अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये खोला है अपना क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो जल प्राधिकरण है ये है और इसके वर्तमान में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में है। और जो 6वां है ये खोला है अपना कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये किससे संबंधित है? केंद्रीय बंदरगाह पोर्ट परिवहन जलमार्ग अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है ये प्राधिकरण जो है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? 8 जनवरी 2025 को खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए इंडस फूड 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। फिर अगला कथन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। तो ये किया था इंडस फूड का आयोजन ग्रेटर नोएडा में, ये सही दिया हुआ है। और चिराग जो ये खाद्य प्रसंस्करण चिराग पासवान जो ये मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। तो ये इसमें सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च जो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है सेंटर, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये मेरठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरठ हस्तिनापुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा शहर रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो ये है, इसमें से 12 शामिल किए गए, इसमें से एक यूपी का भी है, नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी भारत में के जो 12 सर्वश्रेष्ठ शहरों में ये सभी दिए गए हैं, यूपी का है ये नोएडा, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र की घोषणा के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है। ये किस शहर में बनकर तैयार होगा? वेद विज्ञान केंद्र ये बनकर तैयार होगा सीतापुर जिले में। कहाँ पर? सीतापुर, नैमिषारण्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। तो बफर में सफर, बफर क्षेत्र जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में बफर क्षेत्र वो होता है जहाँ पर ये पारिस्थितिक क्षेत्र में जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, रिजर्व एरिया जो रहता है, यहाँ पर जो मानव गतिविधियाँ होती हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो बफर जोन होता है, वहाँ मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जाती हैं। तो बफर में सफर योजना नाम की एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की गई है, ये सही है। ये योजना दुधवा, पीलीभीत,
और लखीमपुर जैसे प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोनों में क्रियान्वित की जा रही है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है, पहला और दूसरा कथन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए एआई संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है गूगल क्लाउड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसके साथ? गूगल क्लाउड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ये घोषणा की गई। क्या उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने की योजना बना रहा है? तो ये जो घोषणा है, ये सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? पहली बात तो गोरखपुर में, और यहीं पर ही ये घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी में ही जो ऊपर भी पढ़ा था 22,000 मेगावाट, वो भी उत्पादन लक्ष्य रखा गया है, वो भी याद रखेंगे। फिर अगला है, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान, ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में शुरू किया गया था, वन प्लेट वन बैग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपराध निगरानी पोर्टल ने कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में स्कॉच पुरस्कार जीता है? ये स्कॉच पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने जीता है। क्या है ये स्कॉच पुरस्कार? उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल पहल, जिसमें जांच, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित ये स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो न्याय प्रणाली में इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को निभाता है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की व्यक्तियों या उसकी संबंधित कोई भी परियोजना या संस्था है, तो उनको सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था सरस आजीविका मेला, तो ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो लोकल उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको प्रदर्शनी रहती है, उनको बढ़ावा देने से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रही नून नदी जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, ये कहाँ पर विकसित है? तो यूपी में काफ़ी सारी ऐसी जो नदियाँ हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनका पुनर्निर्माण पुनर्जीवित करने के लिए उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो ये जो नून नदी के साथ शुरुआत की जा रही है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, मतलब कहाँ से निकलती है? जालौन पे। ऑप्शन नंबर जालौन में ही ये पुनर्जीवित किया जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जालौन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महाराजा सुहेल देव 11वीं सदी के एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। महाराजा सुहेल देव जी की 40 फीट जो कांस्य की जो प्रतिमा है, सौर के प्रतीक से संबंधित, ये बहराइच में स्थापित की जा रही है। उक्त प्रतिमा का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। राज्य ललित कला अकादमी की देख रेख में प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है पद्मश्री सम्मानित राम सुतार द्वारा किया गया है। ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। ये जो महाराजा सुहेल देव है, इनकी 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बहराइच में स्थापित की जा रही है, कर दी गई है पूर्णतः। और ये वीर योद्धा रहे, और ये इनका जो निर्माण है, मतलब जो इस मूर्ति को बनाया जा रहा है, ये राम सुतार द्वारा ये प्रसिद्ध ये मूर्तिकार है। तो और ये राम सुतार ने आप सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्थित प्रतिमा है। तो राम सुतार, वो जो प्रतिमा है वो भी राम सुतार द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी कथन सही दिए हुए हैं इनके विषय में, महाराजा सुहेल देव। फिर अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। तो ये भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बागपत के सचिन यादव ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और खेलों का रिकॉर्ड बनाया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव की जो व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ दूरी क्या थी, जो वो भाला फेंक की दूरी थी, तो ये 84.39 मीटर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। 38वां जो राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, 38वें राष्ट्रीय खेल से। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। फिर इसमें उत्तर प्रदेश ने
पुरुष कबड्डी में चंडीगढ़ को हराकर 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ये इसमें जो यूपी की पुरुष कबड्डी टीम ने चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक भी जीता था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो इसका कथन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोस्टन में आयोजित पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले जो भारतीय गुलवीर सिंह है, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है झांसी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। कहाँ पर? रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से बांग्लादेश को 30 मैट्रिक टन का जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया है? तो बांग्लादेश को किया गया है और ये जीआई टैग वाला जो गुड़ है ये मुजफ्फरनगर को प्राप्त है। तो इससे आप याद रखेंगे, मुजफ्फरनगर ने ये बांग्लादेश को ये गुड़ निर्यात किया है। नेक्स्ट है, 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये 4 से 15 अप्रैल 2025 को ये 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया था झांसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झांसी में। झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया था? तो ये 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये किया था गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी विहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। ये 4 शहरों से होकर जाता है। इसकी जो लंबाई है 91.35 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, 91.35 किलोमीटर। ये 4 जिलों से होकर जाता है, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये उक्त पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर, वहीं पर ये महर्षि दधीची जो कुंड है इसका पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ स्थित है? सीतापुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प सही है? तो डीबीटी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन 2025 में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक सहायता है। तो डीबीटी क्या है? जो सरकार की योजनाएं होती है उसके माध्यम से जो लाभार्थी को लाभ दिया जाता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, वही चीज है। तो इसमें उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान नहीं, उत्तर प्रदेश ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त किया है। और करीब 8 महीने में 1024 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन भी किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। पहला इसमें स्थान जो है यूपी का है, ना कि दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में किया गया था। ये ठीक है, अभी ऊपर बताया था। इस खेल में उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण सहित कुल 56 पदक जीतकर तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया है। टोटल 13 स्वर्ण पदक जीते थे। ये भी कथन सही दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सचिन यादव ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। तो ये कथन गलत है। ये 84.39 ये जो मीटर भाला फेंका था, एक ऊपर क्वेश्चन जो आया था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ना कि कांस्य पदक। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा कथन सही दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027-28 तक मक्का उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा है? तो वर्ष 2027-28 तक राज्य सरकार ने मक्का उत्पादन का बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 3.2 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कुशीनगर जिले में। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। और कुशीनगर को महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण जो नगरी, मतलब कि जो गौतम बुद्ध को मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो वही नगरी के रूप में कुशीनगर को जाना जाता है। फिर अगला है, देश की पहली लिथियम ग्रेड जो रिफाइनरी है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, बी करेक्ट हो जाएगा। देश की पहली लिथियम ग्रेन रिफाइनरी और जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स वगैरह होती हैं तो उसका भी जो कैंपस है ये भी ग्रेटर नोएडा में ही विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के विश्वविद्यालय वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलने की घोषणा की है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की है और कहाँ पर खोलेगी? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रख्यापित किए जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कथन सही दिया हुआ है। इस नीति का लक्ष्य कुल 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2028 तथा 5 मिलियन तक जो मैट्रिक टन का उत्पादन है ये वर्ष 2030 तक रखा गया है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है, 2028 और 2030 जो 5 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन लक्ष्य वर्ष रखा गया है 2030 तक। और इस नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यूपी नेडा क्या है? तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास, जिसे यूपी नेडा के नाम से जानते हैं। यूपी नेडा का स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो 1983 में ये शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर राजस्व जमा करने वाले व्यक्ति को भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सही है, राज्य सरकार द्वारा कर और राजस्व जमा करने से संबंधित व्यक्तियों को ये भामा पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में अभी 5 व्यक्तियों को, यूपी के 5 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला भी कथन सही हो जाएगा और दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी कथन सही हो जाएगा। तो ये टोटल यूपी करंट से रिलेटेड पिछले 8 से 9 महीने में जितने भी चर्चा मेरे करंट अफेयर के पॉइंट्स थे तो ये 120 टोटल क्वेश्चन थे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।